ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा पार्ट है क्लास 10 के लिए। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे क्या कि करंट क्या होता है, किसी भी चीज़ का फ्लो एक डेफिनेट डायरेक्शन में उसको करंट बोलते हैं। वाटर के लिए वाटर करंट, एयर एयर करंट, चार्ज करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके बाद में पढ़े थे क्या होता है चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, फिर चार्ज के बारे में पढ़े थे। चार्ज क्या होता है, तो किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी कि वो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करे, ठीक है, या एक तरह का इफेक्ट एक्सपीरियंस करे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट का व्हेन टेकन नियर टू अदर ऑब्जेक्ट। फिर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है यानी अनचार्ज होता है। अनचार्ज करने का या न्यूट्रल करने का मतलब यह है कि उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। दूसरा है चार्ज बॉडी, किसको बोलेंगे फिर, तो जब दोनों का संख्या आपस में बराबर नहीं होगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, चार्ज बॉडी। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा रहा तो निगेटिवली चार्ज बॉडी, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा रहा तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, फिर कुछ डाटा हम लोग देखे थे कि क्या क्या होता है, ये सब याद रखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। किसका मास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है या प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, तो इसमें -31 है, इसमें -27 था, यानी मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं करता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ होता है। सिर्फ क्या चेंज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होता है क्योंकि वो रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। फिर दो तरह का चार्ज देखे थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट वाज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर एक फिगर वे में हम लोग समझे थे। फिर यूनिट चार्ज का देखे थे, तो ऐसा यूनिट होता है चार्ज का क्या, कूलम्ब या एम्पियर सेकंड। सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम्ब या इसको और क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे नोट पॉइंट कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन चार्ज जब मोशन में होगा तो मोशन दो तरह से हमने बात करा था। फर्स्ट वन वाज एक्सेलरेटेड and second one was unaccelerated. In unaccelerated it produces both electric as well as magnetic field, but when it is accelerated then along with electric and magnetic field it also radiates electromagnetic waves. ठीक है, this was the overview of previous classes. Now we will start with the new topic which is properties of charge. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, सिंपली बोले तो लाइक चार्ज जो होता है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल करता है एक दूसरे को, अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्ज यानी प्लस और प्लस हुआ तो दोनों लाइक कहते हैं, या माइनस माइनस रहा तब फिर भी इसको क्या बोलते हैं, लाइक बोलते हैं। तो जब एक दूसरे को नज़दीक में ले जाएंगे तो एक दूसरे से कहाँ जाएगा, दूर चला जाएगा, यानी रिपेल कर रहा है। तो इसीलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट अगर प्लस और माइनस रहा तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में सेकंड अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो चार्ज होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। ठीक है, जैसे एक बॉडी है, इसके ऊपर में +3 कूलम्ब का चार्ज है, -6 कूलम्ब का चार्ज है, तो ये आपको ऐड होकर के दिखा देगा कितना, -3 कूलम्ब। ठीक है, नेक्स्ट एक और मान लेते हैं कि +7 माइक्रो कूलम्ब है, -4 माइक्रो कूलम्ब है, +5 माइक्रो कूलम्ब है, इस तरह से कुछ भी है। तो ये आपको अलग अलग नहीं दिखेगा, एक बार में कितना, 7 5 12 -4 यानी +8 माइक्रो कूलम्ब। माइक्रो कूलम्ब स्मॉलर यूनिट होता है। ठीक है, एक छोटा यूनिट है किसका, स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम्ब। ठीक है, नैनो कूलम्ब रहेगा तो 10⁻⁻9 कूलम्ब, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट तीसरा में हम लोग बात करते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय मोशन। चार्ज कैसा होता है, अनअफेक्टेड होता है किससे, मोशन से। ठीक है, इसका मतलब है, इसको ऐसे भी एक शब्द में हम लोग लिख सकते हैं कि चार्ज इज independent of frame of reference।
ठीक है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये डिपेंड नहीं करता है। इसको और भी हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट vary whatever may be its speed। ठीक है, यानी उसका स्पीड कुछ भी रहे, या उसके स्पीड और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर भी बोल सकते हो, और स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, यानी सिंपल टर्म में मैं आपको बोल दूँ तो चार्ज रेस्ट का ये बराबर होता है चार्ज मोशन का। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, क्यू रेस्ट बराबर क्यू क्या होता है, मोशन। आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पे देना चाहूँगा मैं। जैसे मान लेते हैं कि एक हीलियम का एटम है। किसका है, हीलियम का एटम है। ठीक है, अब हीलियम के एटम में हम लोग जानते हैं कितना प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है, 2p। ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये मान लेते हैं कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। एक और दूसरा एटम जो हम लोग मॉलिक्यूल मान लेते हैं किसका, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ध्यान रखिएगा, H2 है। अब H2 है तो इसमें भी कितना पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, और 2 निगेटिव भी होगा। ठीक है, हीलियम एटम एज वेल एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, हैव 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स each। ठीक है, नेक्स्ट मोशन जो है, मोशन ऑफ देयर प्रोटॉन, दोनों के प्रोटॉन के मोशन की बात करेंगे तो वाइडली डिफरेंट है। लिख देता हूँ मैं, मोशन ऑफ देयर प्रोटॉन इज वाइडली डिफरेंट। देख सकते हो, आप समझ सकते हो, सिंपली है, सिंपल सा है कि मोशन उनके प्रोटॉन का जो है वो काफ़ी, ये अकेला है, ये अलग अलग है, तो दोनों का मोशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन बट मोशन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन इज सेम, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, सेम है। ठीक है ठीक है, और भी कह सकते हैं कि दोनों न्यूट्रल ही है। अब दोनों न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसके ऊपर में भी कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर में भी कोई चार्ज नहीं है, तो दोनों न्यूट्रल ही है। मोशन है, ठीक है, लेकिन फिर भी न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट में रखो या मोशन में रखो, चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दिस वाज थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय मोशन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में जो होता है वो यह कह सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व्ड करने का मतलब है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक बॉडी है जिसके ऊपर में 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। एक दूसरा बॉडी है, इसके ऊपर में 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम का अगर चार्ज टोटल देखेंगे या चार्ज नेट देखेंगे तो कितना है, 3 + 3 - 0, 3 + 3 - 0, यानी टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 पूरे सिस्टम का। मैंने आपको बताया था कि पूरे सिस्टम पे चार्ज कब अपीयर होता है, यानी टोटल ऐड हो करके। चार्ज एडिटिव नेचर का है। एडिटिव नेचर कहने का मतलब है कि वो स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे और भी लिख सकते हो, चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज 0 हो गया। अब मान लेते हैं कि इसमें से ये ए बॉडी है और ये बी है, इसमें से मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर उसमें चला गया तो प्लस तो 3 ही रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2। इसमें प्लस तो 2 ही रहेगा, लेकिन माइनस कितना हो जाएगा, 3। अब फिर से पूरे सिस्टम का आप चार्ज निकालो तो क्यू नेट अब कितना होगा, 3 + 4 + 5 प्लस और 5 माइनस, यानी अभी भी कितना है, 0 है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि चार्ज पूरे सिस्टम का जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड होता है। यानी चार्ज को आप ना क्रिएट कर सकते हो और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे इसमें से इसमें चार्ज को ट्रांसफ़र हमने करा। तो एक और भी पॉइंट हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं 5वां में, कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल क्वांटिटी। क्लियर है। नेक्स्ट 6th वन में जो है वो यह है कि चार्ज
इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ किसके साथ होता है, यानी मास जिसके पास है उसी के पास चार्ज हो सकता है, मास नहीं है तो उस पर चार्ज नहीं होगा। कभी कभी एक कोई बोल देता है कि फोटोन लाइट पार्टिकल जो है फोटोन, क्या फोटोन के ऊपर में मास नहीं है तो क्या इसके ऊपर में चार्ज नहीं है, तो हाँ बिल्कुल, अगर इसके ऊपर में मास नहीं है यानी ये मासलेस है, देन वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो क्या होगा, चार्जलेस होगा, ठीक है, यानी न्यूट्रल बॉडी होगा। क्लियर है। और भी इसके बारे में डिटेल आप 12th क्लास में आओगे तो पढ़ोगे। नेक्स्ट 6th के बाद 7th नंबर का प्रॉपर्टी में क्या है कि जो चार्ज होता है, और ये इम्पोर्टेंट वन भी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या है, ध्यान देना कि क्वांटाइज्ड का मतलब है कि चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल, चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई। मतलब कि चार्ज जो है वो क्या है, बराबर है किसका, इंटीजर n मल्टीपल गुना एलिमेंट्री चार्ज e, यानी q बराबर क्या निकल के आ गया, ne, जहाँ पे n क्या है तो इंटीजर्स है, जिसको और भी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब +, -1 2 3 4 5 0 ये सब रह सकता है, आगे में डस, ठीक है। और यहाँ पे E का वैल्यू हमने आपको पहले क्लास में ही बताया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है। अब इसका कुछ डिस्कशन भी हम लोग देख लेते हैं कि डिस्कशन में क्या क्या कर सकते हैं इसमें। जैसे n बराबर मान लेते हैं 1 रखते हैं तो q बराबर कितना हो जाएगा, 1 × E 1 × 1.6 × 10⁻⁻19, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही रह जाएगा। n का वैल्यू अगर 2 रखते हो तब चार्ज बराबर कितना, 2 से गुना कर दो, 16 दूनी 32, यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। n का वैल्यू 3 रख दो तो q बराबर कितना, 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लियर है। 4 रख दो, कुछ भी रख सकते हो, 4 तो q बराबर 6.4 × 10⁻⁻19। अब इससे एक बात तो कंफर्म है कि या तो चार्ज 1.6 पॉसिबल है, उसके बाद का चार्ज 3.2 ही पॉसिबल है, मतलब बीच में 1.7 1.8 1.9 2.1 2. ये सब जो भी है इसके बीच में जो है वो सब चार्ज कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे, 1-2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं क्या है ये। तो आपसे पूछ दिया कि क्या 3.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज पॉसिबल है, इज ए चार्ज ऑफ इतना पॉसिबल। देख लेते हैं, एक तो आप देख कर बता सकते हो 3.26 है, इसके बीच में है 3.6 3.3 3.4 3.6 बीच में है तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आप इसको सोल्व करके बना करके दिखा दो, एक तो देख करके बता दिए, अब बना करके दिखा दो। तो चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, तो Q बराबर है 3.6 × 10⁻⁻19। E का वैल्यू है कितना, आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। n का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और n का के बारे में आप क्या जानते हो कि n इंटीजर होना चाहिए। तीनों के बीच में रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या कहलाता है, तो Q बराबर ne, then n will be equal to Q upon E, then it will be equal to Q की वैल्यू कितना है 3.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19, दिस विल गिव आउट 9/4। अब 9/4 क्या इंटीजर है, तो नॉट एन इंटीजर। अब इंटीजर नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। ठीक है, एक और एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो आपसे पूछ दिया क्या 8 × 10⁻⁻19 कूलम्ब पॉसिबल है, सोल्व कर लो। तो चार्ज का वैल्यू n बराबर Q अपॉन E, सिंपली
Q का वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब दे दिया चार्ज बराबर। E का वैल्यू जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब कट गया, इससे ये कट गया, पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो, ये कितना आ गया 5। 5 क्या है, इंटीजर है। इंटीजर है यानी क्या कह सकते हैं कि यह चार्ज पॉसिबल है। क्लियर है इतना बच्चों। अब एक नोट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको फिर दे रहा हूँ, एक दो पॉइंट क्या है वो। तो एक सिंपल apparatus, a simple apparatus used to find the presence and nature of charge on a body is electroscope। सिंपल apparatus जो क्या करता है, इज टू फाइंड कि किसी भी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, या है तो उसका नेचर कैसा है, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, apparatus है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये सिंपल है, यानी ये उतना कह सकते हो कि ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। तो ज़्यादा सेंसिटिव कौन होता है भाई, तो ये वेरी सेंसिटिव और कॉमनली इसी को यूज़ किया जाता है। एंड कॉमनली यूज्ड apparatus कौन सा है, तो दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको बोलते हैं। आप लोग अपने लेबोरेटरी में इसको देखते होंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को। इस तरह का कुछ होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ऐसे ऊपर में ऐसे, एंड दिस इज, यहाँ पे दो लिप्स लगा रहता है गोल्ड का, गोल्ड लिप्स हो गया इसीलिए। अब इसके ऊपर में मान लेते हैं कि आप निगेटिव चार्ज को लेकर के आओगे, ठीक है, तो इस पे क्या कौन सा आ जाएगा, क्यों पॉजिटिव आया बताऊंगा मैं। प्लस आ जाता है, प्लस आने के बाद यहाँ पे माइनस आ जाता है दोनों पे, और माइनस आ गया तो माइनस माइनस रिपेल करेगा, और ये जो पत्ती ऐसे था वो अब ऐसे हो गया। ठीक है, अब इस तरह से फैल गया, स्टार्टिंग में ऐसे था, जब चार्ज को सटाएं तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है। और जो यह भी पता कर लिया कि जो चार्ज है कि नहीं है इस बॉडी पे। ठीक है, और चार्ज है तो इस बॉडी पे जैसा चार्ज रहेगा, जैसा चार्ज यहाँ पे रखोगे वैसा ही यहाँ पे रिपल्सन शो करेगा। ठीक है, उसी तरह का चार्ज यहाँ पे शो होगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कुछ और भी टर्म्स का। 3 टर्म है, आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में है। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है बच्चों, तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी विच दो सब्सटेंस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या इसको और भी कह सकते हैं क्या, कि दो सब्सटेंस विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अपने आप से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। आपके घर का तार, ठीक है, आयरन पार्टिकल हो गया, ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, तो उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। और जो ये नहीं करने दे उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। और तीसरा जो है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, यानी दो सब्सटेंस विच बिहेव्स लाइक बोथ, दैट इज कौन कौन सा, कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऐसा क्या होता है कि ये कंडक्ट करता है, तो इसमें होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। को पूरे अच्छे से डायग्राम से समझाऊंगा जब करेंट स्टार्ट हो जाएगा रियली में टॉपिक तब। ठीक है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, या उसको और भी बोलते हैं हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये कंडक्ट करता है। ये क्यों नहीं करता है भैया, इसके पास है तो ये कर रहा है, इसके पास नहीं है बेचारे के पास, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो इसको पहले हम समझते हैं एक डायग्राम, फिर इसमें बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिख लो इसमें। आयरन हो गया, कॉपर का तार आपके घर में है, सिल्वर हो गया, सिल्वर को याद रखोगे बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है, ETC। नेक्स्ट इंसुलेटर की बात करेंगे तो प्लास्टिक टेप लगा देते हो आप जहाँ पे कटिंग होता है। ठीक है, वुड हो गया, ड्राई वुड लकड़ी,
ब्रिक्स हो गया, ये सब आप सोच सकते हो, ETC एयर हो गया। सेमीकंडक्टर की एग्जांपल की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल में है सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब ये इसमें क्या होता है और ये कैसे दोनों की तरह बिहेव करता है उस पर जल्दी में डिस्कशन कर लेते हैं। सिलिकॉन का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं कितना होता है 14। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे देन इट विल बी 2, 8 एंड 4। 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 है, तो क्या होगा ये इस तरह से अरेंज रहता है। ठीक है, अब देखो जब इसको हम लोग 0 केल्विन टेम्परेचर पे रखते हैं, सिलिकॉन को 0 केल्विन टेम्परेचर पे रखते हैं, देखो टेम्परेचर बहुत कम है, 0 केल्विन है, तो एनर्जी भी क्या होगा कम होगा। एनर्जी कम है, आप में एनर्जी नहीं रहेगा, क्या आप चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, इसके पास एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन चल सके, मूव कर सके। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको पहले ही बताया कि करंट कब होता है, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह। जब बिहेव ही नहीं कर रहा है तो ये इंसुलेटर हो जाएगा। यही जब इसको उठा करके रूम टेम्परेचर पे तुम रख दोगे, रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, मान लेते हैं एक और भी सिलिकॉन है इधर, ऐसा ऐसा मिलियंस रहता है, मिलियंस बिलियंस ऐसा सीट रहेगा वैसा। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिए तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो इसके पास अब क्या आ गया, एनर्जी आ गया। ठीक है, खा लिए, आपको भूख लगा था, 2-4 दिन से खाए नहीं थे, अब अचानक खा लिए तो क्या होगा, एनर्जी आ गया, एनर्जी हो गया तो दौड़ना फिर से चालू कर दोगे, तो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या करेगा, चलना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया तो यहाँ पे खाली स्थान रह गया। ठीक है, एम्प्टी स्पेस क्या क्रिएट कर देता है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देता है। तो जब एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर दिया तो ज़्यादा देर तक ये खाली नहीं रहेगा, अगल बगल वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के फिलअप करेगा इसको। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे से इसको भरने आएगा तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, खाली, फिर इसको फिलअप करने और आएगा, फिर वहाँ पे खाली हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलते रहता है। तो इसमें देख क्या रहे हैं, खास बात क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगा, चलने लगा। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगा इसका मतलब कि वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यानी करंट, करंट यानी किससे पास होगा, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर लिया। तो इस तरह से देखें कि एक सेमी कंडक्टर जो है वो दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। अब इसमें कौन सा, आप सोच रहे हो कि क्या है, तीसरा पार्ट आपने बताया नहीं कि इसमें होता क्या है। तो देखो क्या है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और दूसरा यह जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट किया उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव होल्स। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है सेमीकंडक्टर के लिए, टू कंडक्ट। फिर से कंडक्टर में 3 पॉइंट तीनों में याद रखोगे। क्या है, कंडक्टर जो करंट को पास करने देता है, जो करंट को पास नहीं करने देता है, जो दोनों की तरह बिहेव करता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसकी वजह से वो कंडक्ट करता है, इंसुलेटर में नहीं होता है इसलिए कंडक्ट नहीं करता है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पॉजिटिव होल्स होता है। फिर तीसरा आप एग्जाम्पल से याद रख सकते हो। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे में हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। ठीक है, लेकिन वो अगले लेक्चर में अब बताऊंगा आपको। आज सिर्फ 1-2 नोट पॉइंट और दे करके क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि क्या है, 1-2 नोट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नोट पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर या हॉलो रहे या सॉलिड रहे, हॉलो का मतलब अंदर से खाली रहे या सॉलिड पूरा भरा हुआ रहे, उसमें चार्ज हमेशा रिसाइड करता है उसके सरफेस पे, अंदर में नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर जो इंसुलेटर रहेगा उसमें चार्ज जो रहेगा रिसाइड करेगा वो अंदर, हॉलो अगर है तब तो बाहर में इस तरह से है, लेकिन अगर सॉलिड है तो अंदर बाहर हर जगह रह सकता है। इसका मतलब कि इंसुलेटर में जो चार्ज है वो अंदर बाहर रह सकता है, लेकिन कंडक्टर में हॉलो है या सॉलिड है उसमें चार्ज हमेशा कहाँ पे रहेगा, उसके सरफेस पे रहेगा। क्लियर है इतना? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मेथड्स ऑफ चार्जिंग बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल्ड वे में मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो वीडियो को ज़रूर देखें।
मैं आपके लिए ही ये बना रहा हूँ ताकि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो और हमारा भी देश के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके इस लॉकडाउन में, कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी में। धन्यवाद दोस्तों, बच्चों, जय हिंद।